अब डेटर वेटर के केसेस में क्या होता है ना बेटा, क्रेडिट पीरियड ही मान लो 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 1 महीना का होता है, नहीं समझे? तो हम लोग बोलते वर्ड यूज करते, 2 ठो वर्ड यूज होता है। एक होता माने वर्ड का नाम है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, ECL। क्या भाई मैं क्या सोच रहा हूं कि मेरा कितना लॉस होने वाला है, ECL। इसमें 2 कॉन्सेप्ट यूज होता है, 12 मंथ ECL और लाइफ टाइम ECL। क्या बोला? 12 मंथ ECL और लाइफ टाइम ECL। डेटर्स के केसेस में नॉर्मली ही लाइफ टाइम ECL यूज होता है, नॉर्मली, क्योंकि डेटर्स का लाइफ टाइम ही 12 महीना से कम होता है। अब चला जिसका लाइफ टाइम ही 12 महीना से कम है, उसमें आप 12 मंथ ECL का कॉन्सेप्ट तो ऐसे ही सेट नहीं होगा। तो नॉर्मली इसमें क्या होता है कि भाई जो लॉस होने वाला है देख लो, हिसाब करके अकाउंटिंग कर लो। लेकिन जो बड़े पीरियड की एसेट होती है, जैसे लोन वगैरह, बड़ा बड़ा कंपनी को पैसा दिया 2000, 5000, 50,000 करोड़ रुपया, तो उसमें यह बोला गया कि नॉर्मली हम लोग 12 मंथ, क्या बोला, 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस देखते हैं और उसके हिसाब से प्रोविजन बनाते हैं। लेकिन अगर माने अगले 12 महीना में क्या होने वाला है उसके हिसाब से एक तो कैलकुलेशन करके प्रोविजन बना देते हैं। लेकिन अगर हमको ऐसा लगता है कि देयर इज ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द क्रेडिट रिस्क, क्या वर्ड बोला, रिपीट करो, देयर इज ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन दी क्रेडिट रिस्क, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर उसका पूरा लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस पता करते हैं। तो लोगों ने बोला कि भाई हाउ डू यू असेस कि देयर इज ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन दी क्रेडिट रिस्क? तो इंड एस बोला अगर वो कोई पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया है, क्या बोला, ऐसे तो फिर हम लोग अपना असेसमेंट तो करते ही, पर इन डेज में एक वर्ड बोला कि अगर वो पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया और वो डिफॉल्ट पीरियड अगर 30 दिन से ज्यादा हो गया, मेरे पास तो फिनेंशियल असेट है, हमको तो मिलने वाला है पैसा, तो अगर वो सामने वाला बंदा ने पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया और 30 दिन से ज्यादा का डिफॉल्ट पीरियड हो गया, तो फिर हम लोग उसको सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द क्रेडिट रिस्क मानते हैं एंड उसमें हम 12 मंथ ECL मेथड यूज करते हैं। गॉट द पॉइंट? तो ये टोटल स्टोरी है बैड डेट की अकाउंटिंग का। और एक बात है कि अगर मान लो आपको ये पता चले कि भाई ये इसको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, पैराग्राफ रीडिंग होगा, खाली एक लाइन याद आ रहा है, भूल नहीं जाए, बोल के बोल दे रहे। अगर आपको पता चले आपके 800 रुपया की एक असेट है और उसका फेयर मार्केट वैल्यू 780 रुपया है, और आपको यह पता चले कि 13 रुपया का इंपेयरमेंट लॉस है, 13 रुपया का इंपेयरमेंट लॉस है, और आपकी असेट OCI वाली असेट है, अब आप गेस करो आप कर पाएंगे? आप स्मार्ट हैं, आप लोग कमजोर नहीं हैं। बोलिए। आगे बोल। बचा हुआ को भी P&L में, तेरे को भी P&L में। पुराना कुछ नहीं मेरे पास, बस यही कहानी है। हमको इस 7 के बारे में बताओ, इस 7 के बारे में। ये OCI में रहेगा या इसको भी P&L में भेज दोगे? हाँ वही मैं बोल रहा हूं। अरे जब हम डाटा दे दिया आपको कि 800 से 787 तक का लॉस इंपेयरमेंट की वजह से है, और बाकी का जो लॉस है वो इंपेयरमेंट की वजह से नहीं है, तो वो तो नॉर्मल ट्रीटमेंट, उस बेचारे को तो नॉर्मल ट्रीटमेंट में जाने दो रे बाबा,
उसको काहे को मेरा ओसीआई में भेज रहे हो, क्या नाम, काहे को मेरे P&L में भेज रहे हो। ठीक है, तो ये चीज भी थोड़ा ध्यान दे देना कि इट इज द इम्पेयरमेंट विच गोज टू P&L, इट्स नॉट एवरीथिंग दैट गोज टू P&L।